डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा इसके 3 मेथड है। पहले मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, और भी तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, आपको वो तीनों मेथड आने चाहिए, बिकॉज कुछ क्वेश्चन इस मेथड से होंगे, कुछ क्वेश्चन मेथड 2 से होंगे, कुछ क्वेश्चन मेथड 3 से होंगे। ठीक है, तो पहले हम एक मेथड सीखते हैं, मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड कब लगाएंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ध्यान देना भाई, 1 मिनट। ठीक है, तो बेटा मैंने 2 क्वेश्चन लिए, एक थर्ड और एक फोर्थ। ठीक है बेटा, होता है इफ यू आर एबल टू सेपरेट द वेरिएबल्स, मतलब x ऑन वन साइड एंड y ऑन वन साइड, अगर x एक साइड पहुंच जाए और y एक साइड पहुंच जाए, ठीक है, तो वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं पहले, यहाँ पे dy बाय dx इक्वल टू क्या है, 1 माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब आप बताओ, मैं इसे एज अ होल इधर ट्रांसफर कर दूं और dx को उधर ट्रांसफर कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? मैंने ऐसा लिख दिया। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो, x ऑन वन साइड y ऑन वन साइड, सो इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा पाएंगे। ठीक है, ओके। जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको, अगर ऐसा बेटा dy बाय dx या लिखा y माइनस x बाय y प्लस x। ठीक है, ट्राई टू सेपरेट द वेरिएबल्स, पता नहीं होगा नहीं होगा, कोशिश करना, कितना भी कोशिश करेंगे, जहां तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप पूरा x एक साइड और पूरा y एक साइड नहीं हो पाएगा, आपको इसका भी y देखना होता है। ठीक है, तो पूरा y एक साइड और पूरा x एक साइड नहीं हो पाएगा, सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल से क्या ये क्वेश्चन हो पाएगा? ये क्वेश्चन हम वेरिएबल सेपरेबल से नहीं कर पाएंगे, आगे बस इंटीग्रेशन है। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, इस टॉपिक का आगे क्या है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो बेटा इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड क्या होगा, ध्यान देना जरा, ऐसा आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy ओवर 1 माइनस y, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर तो कुछ है ही नहीं, है ना, कुछ नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ दिया, बस। कोई डाउट है क्या? ठीक है, बट सबको ही आता है ऑलमोस्ट। देखना जरा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बेटा, सिंपली x। यहाँ पे जो वेरिएबल होगा बेटा, कुछ जिनके लिए नया है वो याद करते जाए। ठीक है, सिंपली ये x होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx क्या होता है, log mod x। ठीक है, वैसे तो प्लस c भी होता है। ठीक है, अब यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेशन है बेटा, तो दोनों तरफ प्लस c नहीं लिखोगे। हाँ जी, y की जगह y का लीनियर फंक्शन बैठा हुआ, ये रहा y और ये रहा y का लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है बेटा, ax प्लस b, x में लीनियर फंक्शन है, y में क्या होगा, ay प्लस b। तो अगर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे वेरिएबल की जगह सिर्फ उसका लीनियर फंक्शन ही चलता है और कुछ नहीं चलता। ठीक है, सो वी कैन सिंपली ट्रीट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय y। 1 बाय y का क्या होता है, इंटीग्रेशन log x, बट x की जगह क्या है यहाँ पे 1 माइनस y। बट ऐसे केस में आप उसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं, y के रिस्पेक्ट में तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, बट एक साइड आपको प्लस c लिखना पड़ेगा, एक साइड आपको प्लस c लिखना पड़ेगा, दोनों साइड लिखने की जरूरत नहीं है, एक कांस्टेंट इस साइड है, एक कांस्टेंट इस साइड, और कर देंगे एक। ठीक है भाई, क्या होगा, log ऑफ 1 माइनस y इक्वल्स टू x। ठीक है, बेटा दिस इज द आंसर। किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। अच्छा, आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सुनना भाई, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों वेरिएबल्स में एक रिलेशन होगा, दोनों वेरिएबल्स में एक इक्वेशन होगा, जो कि आपको इंटीग्रेशन करने के बाद मिल जाएगा। So basically this is the relation between x and y, this is the equation between x and y, this is the curve जो कि हमें चाहिए, यही सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, जब तक कि इसमें c दिख रहा है तब तक ये जनरल सॉल्यूशन ही कहलाएगा।
जो आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा है अगर वो दिख रहा है तो ये जनरल सॉल्यूशन ही कहलाएगा। ठीक है, उसका रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में कि जनरल पर्टिकुलर में क्या फर्क होता है, सब बताओ। ठीक है, कैसे पता दोनों का कांस्टेंट बराबर होगा? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने C1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने C2 लिख दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस C1 को उधर ले जाते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा C2 माइनस। ठीक है, तो ये बन जाएगा C2 माइनस C1। नाउ C2 माइनस C1, एक कांस्टेंट माइनस दूसरा कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एक तीसरा कांस्टेंट, उसका नाम क्या लिख देंगे, C। तो मैंने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 2 साइड कर रहे हैं या 3 साइड कर रहे हैं, 4 साइड कर रहे हैं या 4 जगह कर रहे हैं, 5 जगह कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक ही जगह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन में भी करते थे ऐसे, क्या कब, जब एक क्वेश्चन होता था उसमें कई टुकड़े हो जाते थे, होते थे, तो आप लास्ट में क्या करते थे, सिर्फ एक ही जगह सी लिखते थे सबको इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, सेम है, अलग अलग करके भी कर लेंगे लेकिन वो लंबा जाएगा, फालतू का टाइम वेस्ट। ठीक है, और टाइम की कमी रहती है हमेशा पेपर में, ध्यान रखना। फोर्थ वाला ट्राई करेंगे सब लोग, ट्राई टू डू क्वेश्चन फोर्थ, sec square x into 10y equals to minus sec square y 10x। सेपरेट करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों, देखो भाई इसको क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे x है, ये बेचारा y है, और यहाँ पे x है, बाकी सब y है, तो इस x को इधर पहुंचा दो, इस y को इधर पहुंचा दो, कोई दिक्कत है क्या, बोलो भाई। हाँ जी, क्या हुआ, sec square x इंटू में क्या होगा dx, और इधर से 10x आ गया, 10x नीचे आ गया, माइनस यहाँ पे क्या है sec square y। हाँ जी, इधर क्या आ जाएगा 10y आ जाएगा नीचे dy। क्या हम वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं? सो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन है, इट्स द क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब क्या करेंगे, जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है भाई, हाँ, वैसे आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमेशा अलग नाम लेने चाहिए, अलग नाम लेने चाहिए भाई। क्यों, यहाँ पे मैंने पुट किया u, किसका नाम रखा 10x का, तो मैं यहाँ पे u 10y क्यों नहीं रखता? अगर मैंने इस बच्चे का नाम रख दिया कुछ आपके घर में, तो दूसरे बच्चे का नाम मैं ये नहीं रखूंगा, सेम नहीं रखूंगी। ऐसे एक ही क्वेश्चन में दो डिफरेंट चीजों का सेम नाम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो एक का नाम मैंने u रखा तो दूसरे का मैं v रख दूं या t रख दूं, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, ये क्यों रख रहा हूं मैं नाम, सबको पता है हमें कौन सा मेथड लगेगा इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। ठीक बोल रहा हूं भाई? हाँ, सो स्टूडेंट्स ट्राई टू अप्लाई, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। डी ओवर dx क्या होता है, देखो भाई डी ओवर dx बेटा 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec square x, तो du क्या हो गया sec square x into dx। यहां से क्या होगा dt by dx क्या होगा sec square y, तो dt क्या होगा sec square y into dy। ठीक है भाई, तो देखो भाई यहाँ पे sec square x dx है, यहाँ भी वही है, यहाँ पे sec square y dy है, यहाँ भी वही है। ठीक है भाई, तो सिंपली हटाएंगे, देखना बेटा ये जो मैंने सर्कल में किया है अभी कर्व में, sec square x dx के लिए हम du लिख देंगे, और नीचे 10x किसके बराबर है बेटा, ये दो चीज यूज करते हैं, पहला और लास्ट, यहाँ पे क्या लिख देंगे t। ठीक है, अच्छा t नहीं है u है, 10x की जगह 10x का क्या नाम है u। ठीक है, ओके, और बेटा sec square x into dx क्या है du। ठीक है, तो इसकी जगह du लिख दिया बेटा, और इसकी जगह u लिख दिया। ठीक है, ठीक है जतन, हाँ जितना समझ सकता है उतना समझने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ जी, माइनस यहाँ पे sec square y dy क्या होगा, अच्छा t नाम दिया है मैंने, dt हो गया, और नीचे यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, काम खत्म है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, इसमें ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, क्या हुआ ये log x, यहाँ पे log u, और यहाँ पे log, अच्छा सुनो भाई
मैं आपको 2 टिप दूंगा जो कि बहुत अच्छी टिप है, जनरली बच्चा नहीं लगाता है। पहली टिप तो बेटा, अगर 2 टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट को भी लॉग में लो। ये तो फिर भी बच्चों को पता होता है, ठीक है, बट लेना चाहिए। कई बार बच्चे लॉग में नहीं लेते, ठीक है, उसके बिना भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बिना भी कर दूंगा मैं, बट 2 से बढ़ जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो बस मैं ये बोल रहा हूं कि अगर देयर आर 2 टर्म्स इन टर्म्स ऑफ लॉग, तो मैं थर्ड टर्म जो कांस्टेंट ले रहा हूं उसे भी मैं लॉग के टर्म में लूंगा, बिकॉज अगर सी कांस्टेंट है तो उसका जो लॉग वैल्यू होगा वो भी कांस्टेंट होगा। सी कांस्टेंट है, सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, लॉग। अगर बाकी दोनों टर्म 10 में होते तो मैं तीसरा टर्म भी 10 में लेता, ठीक है, ओके। मतलब लॉग सी की जगह 10 सी लेता फिर मैं। एक क्वेश्चन वैसा भी आता है 10 वाला, ठीक है, ओके। क्या है ना, मैथ्स में बेटा सिमेट्री जितना रखोगे उतने फायदे में रहोगे, ठीक है। सिमेट्री जितनी डिस्टर्ब करोगे उतनी दिक्कत होती है, मैं ये नहीं बोला कि होगा नहीं, ठीक है। अब सुनो, बच्चा यहाँ पे क्या करता है, जनरली रिप्लेस करता है, यू और टी को रिप्लेस करता है, ठीक है, फिर सॉल्व करने बैठता है। मैं बोल रहा हूं हम रिप्लेस करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा ना, तो ऑब्वियसली बात है यू की जगह बड़ी सी चीज लिखनी पड़ेगी, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, सिर्फ यू लिख रहा हूँ, है ना। और टी की जगह मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा, बट मैं सिंपली टी लिख के काम चला ले रहा हूँ। जहां पे मुझे 4 लेटर्स लिखते हैं वहां पे मैं सिंगल लेटर लिख के काम चला ले रहा हूँ। लॉग एम प्लस लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, हाँ जी, लॉग से लॉग कट जाएगा, क्लियर है क्या। अब रिप्लेस करेंगे, ठीक है। पहले भी रिप्लेस कर सकता था, पहले भी आंसर आता, लेकिन मैंने 2 टिप दिए। पहला, अगर 2 टर्म या 3 टर्म लॉग में है तो चौथा टर्म भी लॉग में लेंगे, ठीक है। दूसरा, पहले ही सॉल्व करो फिर रिप्लेसमेंट करो, मैं इसको तो ले गया, ठीक है, ठीक है भाई, क्योंकि देखो वैसे भी अब 4 मार्क के क्वेश्चन जो पहले आते थे वो 3 में आएंगे, ठीक है। हो सकता है बस पहले 4 में थोड़ा डिफिकल्ट आते थे, अब थोड़े इजी आएंगे, ये छोटे आएंगे, एक हो सकता है लेंथी भी आ जाए, तो आप और लेंथी ना बनाए। मैं प्रेजेंटेशन बेटा हमेशा ऐसी लिखवाता हूँ जिसमें थोड़ा आपको कम लिखना पड़े, बट कम का मतलब ये नहीं कि मतलब शॉर्टकट मार रहा हूँ, शॉर्टकट कभी नहीं होता, पूरा सीबीएसई का मेथड होता है, ठीक है। लेकिन कम लिखने पे आपका पूरा आंसर आ जाए, एग्जैक्ट आंसर आ जाए, तो प्रेजेंटेशन प्लीज फॉलो किया करो, ठीक है। आगे क्या हुआ, यूटी इक्वल्स टू सी, नाउ वी हैव यू क्या है 10x, और टी क्या है इक्वल्स टू सी, दिस इज द आंसर। अच्छा, कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही है ना, सॉल्यूशन है, और कांस्टेंट दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन, है ना। अगर एक्स वाई में जो रिलेशन आ गया दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सी दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। जितने ऑर्डर होते हैं उसमें उतने ही डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जिसे मैंने बोला सी इज अ कांस्टेंट, मैंने बता दिया कांस्टेंट है, बट क्या वैल्यू ये नहीं पता हमें, ठीक है, तो उसे भी कांस्टेंट होता है। हाँ जी, क्या ये टू कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है, बट इसकी वैल्यू पता है ना, ठीक है। मैंने बोला सी इज अ कांस्टेंट, बता दो ये कांस्टेंट है बट वैल्यू नहीं बताई, तो वो होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट ये है, नंबर ऑफ arbitrary constant in general solution is equals to order of differential equation, ठीक है। जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। आपको मैंने 2 एग्जांपल दिखा दिए बेटा, देखो ना, अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों में ऑर्डर क्या था, dy/dx, अगर मैं इसे करता तो भी ये भी ऑर्डर 1 का था, है ना, ऑर्डर 1 का था, तो इसमें कितने कांस्टेंट है, ठीक है। हालांकि बेटा आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज ऑर्डर इज 1, ठीक है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को आएंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यू कैसा आएगा सुनना भाई, एमसीक्यू बनाता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, वो भी कौन से सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, हाँ जी 3, क्या 3, ठीक है। तो 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है, ओके।
पैटर्न बताया था ना, वही पैटर्न आएगा, कितने आएंगे वो भी पता है सबको। हाँ जी, मैंने एक सैंपल पेपर भी भेजा था। हाँ अच्छा, बातें नहीं तो बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे ट्राई, कौन सा क्वेश्चन करोगे बेटा? जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं होगा नहीं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 करो, ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी भाई, क्या करेंगे? जस्ट सेपरेट द वेरिएबल्स। ठीक है भाई, मैं y वाले को तो ला रहा हूं और x वाले को तो ले जा रहा हूं, dy बाय 1 + y स्क्वायर 1 + x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है जतिन, आगे क्या है? आगे डिवाइड एंड सेपरेट तो हो गया, सॉरी सेपरेट तो हो गया वेरिएबल। अब क्या करेंगे? जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ जी, जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या होगा? हाँ जी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर का क्या होगा बेटा? ये फॉर्मूला है, दीज आर सम फॉर्मूलाज। ठीक है, क्या होता है x की पावर n + 1 / n + 1, यहाँ पे dx भी लिखा होगा। ठीक है, प्लस c भी आएगा, तो 1 का x हो गया, x स्क्वायर का क्या होगा? x की पावर 3/3 प्लस c भी लिखेंगे बट घंटा लिखेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x स्क्वायर क्या होता है? tan इनवर्स। क्यों होता है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ क्या आएगा? tan इनवर्स y। ठीक है, तो मुझे c भी लिखना पड़ेगा, यहाँ c लिख दिया मैंने। बेटा दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं। ओके ठीक है भाई, क्लियर है बेटा? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, बट पहले तो आप क्या करोगे, ये चेक करोगे ना कि कौन सा मेथड लगेगा। बेटा देखो यहाँ पे, अरे बातें नहीं प्लीज, अरे देख लेते। हाँ जी, ये कर लिया, कोई दिक्कत है? सेपरेट द वेरिएबल हो गया, सेपरेट x एक साइड और y एक साइड। ठीक है भाई, अब जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आप अगले स्टेप में लिखेंगे, लिख के नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? y। ठीक बोलो जतिन। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x। इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या होता है? z। इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है? y। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे कर? एक तो रैशनलाइजेशन है, एक और तरीका जो भी है सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप भूल जाते हो सारे। ठीक है, 1 + cos 2θ and 1 - cos 2θ इज वेरी स्पेशल ना, इसका फॉर्मूला होता है यार। फॉर्मूला लगाना है, मैं समझ रहा था तेरी फीलिंग को, लेकिन तू बोल गलत रहा था। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला लगाना है। अगर यहाँ 1 - cos x हुआ, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे अगर 2θ है तो यहाँ पे इसका आधा आ गया, सेम है 2 sin स्क्वायर। बेटा इस चैप्टर में प्लीज हर क्वेश्चन पूरा पूरा करना, एक तो आपका इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को पूरा पूरा करना। आपकी मर्जी है, पहला तरीका सही करके दूसरा बता चुका हूं मैं। अगर यहाँ x है तो इसका आधा एंगल। ठीक है, cos square x नहीं बच्चा, फिर यहाँ पे भी फंसेगा ना। हाँ जी, sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है भाई, क्लियर है बेटा? tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। आप ये सोचोगे फॉर्मूला किसका है? हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। बेटा सुनना भाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan थीटा प्लस c, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट है डिफरेंशिएशन का। tan थीटा का डेरिवेटिव हुआ करता था sec स्क्वायर थीटा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा इज tan थीटा। ठीक है, तो बेटा देखना यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x की जगह कोई और बैठा हुआ है, लेकिन कौन बैठा हुआ है? x का लीनियर फंक्शन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर x स्क्वायर बैठा होता ना या log x लिखा होता वहां पे x के लिए, तो पंगा था, फिर नहीं कर पाते आप। ठीक है, सो क्या करेंगे? sec स्क्वायर का क्या होगा? tan थीटा, बट थीटा की जगह लिखूंगा x/2। ठीक है, बट ऐसे केस में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है उस टर्म का जो x के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा 1 का क्या होगा? अभी बताया था x प्लस। ठीक है भाई, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ x/2 क्या होता है? 1/2 बाहर आ जाएगा, x रह जाएगा, x से क्या हो गया 1, तो 1/2 आ गया। ठीक है,
ये हो गया 1/2। ठीक है बेटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 10 x/2 माइनस x प्लस। अच्छा देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये जनरल सॉल्यूशन क्यों है, सुनना भाई, व्हाई इट इज जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे है c इज एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो कभी c1 हो गया, कभी c2 हो गया, कभी c3 हो गया, कभी c4 हो गया। तो ये कितने कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, क्या सिंगल कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, ये बहुत सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। इनफैक्ट इट्स अ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, मतलब ये अकेला इन सब सारे कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ये अकेला टर्म इतने सारों को रिप्रेजेंट करेगा, सबको रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हम इसे जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है, ओके। जैसे आप जनरल टर्म पढ़ते थे एपी में, जो भी होता था, ये क्या करता था, ये अकेला हर एक टर्म को निकाल सकता है, ऐसे ही अकेला हर सॉल्यूशन को निकाल देगा, इसमें जितने भी सॉल्यूशंस हैं, इसलिए हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आपको कोई कंडीशन दे दी जाए या आपको बता दिया जाए कि भैया सी ना 4 ही है गारंटी के साथ, ठीक है, या क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे दी जाए जिसके अकॉर्डिंग सी गारंटी के साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए कि आगे वैल्यू उसकी 4, इफ इट हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो एक सी की जगह आ जाएगा 4, तो ये क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा हाँ जी भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये तो जनरल सॉल्यूशन है, एक मिनट आराम से, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे मुझे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर देयर इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ, देखो ऐसा समझा करो यार, मैं सब बताता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, सी, मैंने बोला सी क्या है, कांस्टेंट है, बट सी की वैल्यू मैंने नहीं बताई, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। इसमें तुम्हें कोई ऐसा दिख रहा है क्या, यार यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट ऐसा दिख ही नहीं रहा जिसकी वैल्यू ना पता हो, हाँ, सो देयर इज नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ओके, तो भैया यहाँ पे कितने होंगे, इनफैक्ट दिस इज द रूल, एक रूल मैंने अभी कराया था, कौन सा वाला, ये वाला कराया था, ये रूल कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में कितने होते हैं, ऑर्डर के बराबर होता है, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने होते हैं, 0, इफ इट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन देन इट इज ऑलवेज 0। ठीक है, आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिखा दिया कि अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें कितने हैं, आपको कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है क्या, नो, बेटा प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज अ कांस्टेंट बट नॉट एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, आपसे कांस्टेंट की कभी कोई नहीं बात करेगा, जब भी बात करेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो फंडा है नंबर ऑफ, बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट in particular solution of a differential equation is always 0। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है भाई, ओके बाय गाइस, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।